मैं हूं नरेंद्र शर्मा करसोग से। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। आज हम आपको करसोग से लगभग 31 किलोमीटर दूर एक गांव है नांज, जहां पर हरित क्रांति का संदेश देने वाले उद्यमी किसान, प्राचीन खेती की और सभी किसानों को मोड़ने वाले किसान नेकराम शर्मा जी से मिलवाएंगे। उन्होंने प्राचीन खेती का जो रुख अपनाया है, पारंपरिक खेती, जहर मुक्त खेती और बहुत सारी जानकारियां आपको देंगे। वो किस प्रकार जो है वो अपने खेतों में बिना किसी रासायनिक खाद के बहुत ही शानदार उत्पादन करते हुए हजारों किसानों के लिए मिसाल रख रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा या फिर किसी कृषि से जुड़ा हुआ कहीं भी कोई सेमिनार होता है तो वहाँ पर नेकराम शर्मा जो हैं पहुंचकर किसानों को बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां बांटते हैं। आज हम उनसे पूरी विस्तृत बात करेंगे कि वो रासायनिक खादों की जगह पर घरेलू स्तर पर जो खाद तैयार की जाती है उसे कैसे तैयार करते हैं, कीटनाशक जो हैं उनका किस प्रकार से नाश करते हैं, उसके बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी देंगे। उनका अनार का बगीचा दिखाएंगे, आम का बगीचा दिखाएंगे, अंगूर का जो है बाग वो भी आपको दिखाएंगे और जो भी उनके द्वारा सहयोग किए जाते हैं वो बताए जाएंगे। आपके लिए जानकारी बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। आप इस करसोग से दिव्य हिमाचल के इस कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को जरूर देखें, सुने। तो आइए हम आपको नेकराम शर्मा जी से मिलवाने के लिए उनके गांव ले चलते हैं नांज। है हाँ, नहीं उसको हटाए ऊपर से ऑफ कर दे ना, यहाँ से निकाल दे तो फूटे दे ना। तो ये बात रखे यहाँ नहीं वो तो होगा नहीं बेटा। इसको जंगल से ढूंढ के लाया था। हमारे साथ हैं नांज निवासी उद्यमी किसान, शून्य बजट खेती का संदेश देने वाले और शून्य बजट खेती करके दिखाने वाले किसान आदरणीय नेकराम शर्मा जी हैं। आप बताएं, ये आप क्या बता रहे हैं, ये कौन सी चीज़ है जो आप बता रहे हैं? ये मिलेट है और इसको हमारा लोकल भाषा में काउनी बोलते हैं और इसका अंग्रेज़ी नाम जो है ना वो फॉक्सटेल मिलेट है। और ये मिलेट जो है हमारे बहुत सारा पहले लोग लगाते थे और इसको बड़े चाव से खाते थे। इसमें बहुत ज़्यादा गुणवत्ता है इसमें और ये मिक्स क्रॉप के रूप में होती है। कोई दूसरी फसल हम जो इसमें अभी यहाँ इसको लगाए हुए हैं तो ये इसमें पहले लहसुन थी और लहसुन के बीच में ये अपने आप उग गई है और मार्च के महीने में अभी तक ये पक के तैयार हो गई है। और आजकल हम लोग इसकी बिजाई कर रहे हैं, वो मक्की के साथ में इसकी बिजाई कर रहे हैं साथ में। तो ये मिक्स जो क्रॉप के रूप में ये तैयार होती है और बहुत पौष्टिक अनाज है ये काउनी इसको बोलते हैं? हाँ, काउनी, हमारे लोकल भाषा में इसको काउनी बोलते हैं। और पहले इसकी बहुत सारा जो है खेती होती थी, मिश्रित खेती के रूप में होती थी और इसमें ना कोई बीमारी लगती है और इसको कोई अलग से भी बहुत ज़्यादा जो है बहुत ताकतवर मिट्टी की ज़रूरत नहीं है। ये जो कम उपजाऊ मिट्टी है उसमें भी बहुत अच्छी पैदावार ये देती है। ठीक है जी। दिव्य हिमाचल टीवी के दर्शकों को हम बता दें कि अभी हम आपको रासायनिक खादों से बिल्कुल दूरी बनाने वाले जो उद्यमी किसान हैं नेकराम शर्मा जी, उनसे जानकारी लेंगे कि ये जीवामृत खाद जो है वो कैसे बनाते हैं और इसका कैसे उपयोग करते हुए लाभ लिया जा सकता है वो बताएंगे। सर, आप दिव्य हिमाचल टीवी के दर्शकों को बताएं कि जीवामृत खाद जो है जो आप तैयार करते हो, रासायनिक खादें आप बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते हैं अपनी खेती में,
आपने जो है अनार का बगीचा, आम का बगीचा बहुत लगा रखा है और प्राकृतिक खेती का आप संदेश देने वाले हैं। तो आप बताएं जीवामृत खाद कैसे तैयार होती है? भाई जीवामृत जो है ये एक जीवाणु को बढ़ाने का एक घोल है, जिसमें जो देसी गाय है उसका गोबर इस्तेमाल होता है। ये 200 लीटर का ड्रम है और 200 लीटर के ड्रम में हम लोग 10 किलो जो देसी गाय का, पहाड़ी गाय का जो है ना गोबर इस्तेमाल होता है, और उसके साथ साथ इसमें 6 से 8 लीटर गोंतर देसी गाय का हम लोग इसमें डालते हैं। 1.5 से 2 किलो हम इसमें कुछ मिष्ठान डालते हैं, गुड़ डालते हैं। गुड़ के बजाय अगर हमारे पास जब भी जैसे आम पक गया और वो ख़राब हो रहा है तो मीठा है, तो फिर गुड़ की ज़रूरत नहीं है, तो फिर वही हम लोग उसमें डालते हैं। और दूसरा कोई भी फ्रूट जो मीठा है, अगर वो सड़ रहा है तो उसमें मिठास है, तो वो इसमें हम लोग डालते हैं, तब गुड़ डालने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए इसको शून्य लागत भी कहते हैं कि हमारे अपने खेत की चीज़ है, तो उसमें हमने कुछ खर्च नहीं किया, तो वो हमें फ्री में मिल रहा है वहाँ से। और उसके साथ साथ इसमें 1.5 से 2 लीटर जो है जो गोंतर इसमें इस्तेमाल करते हैं। और उसके साथ साथ इसमें 4 मुट्ठी मिट्टी जो बड़े वृक्ष के नीचे से हम लोग लेते हैं, या हम लोग तो अब कहीं से भी लेते हैं क्योंकि सब जगह जीवाणु है। और उसके बाद इसको हम लोग हर रोज़ सुबह शाम 5-5 मिनट घड़ी की सुई की तर्ज में इसको घुमाते हैं, ताकि जो जीवाणु है वो जल्दी मल्टीप्लाई हो। और ये 6 से 8 दिन में तैयार हो जाता है जीवामृत। और फिर हम इसको कुछ फॉलियर स्प्रे करते हैं 10% घोल, और कुछ हम इसको जो पेड़ पौधे हैं उसके जो जड़ों में नीचे छादन के नीचे हम लोग इसको डाल देते हैं, जिससे कि जीवाणु मिट्टी में प्रवेश करते हैं और फिर वो अपना जो प्रक्रिया है शुरू करते हैं पौधे को स्वस्थ बनाने के लिए। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। आगे हम आपसे जानकारी जो है वो लेते रहेंगे, अभी और बातचीत करेंगे। दिव्य हिमाचल टीवी के दर्शकों को हम बता दें कि ये प्राकृतिक खेती जो नांज में आदरणीय नेकराम शर्मा जी कर रहे हैं, ये हज़ारों किसानों के लिए एक मिसाल बने हैं। और ये एक जो पौधा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये चीना जो है उसके बारे में बताएंगे। ये क्या चीज़ है सर, आप बताएं अपने आप। इसको चीना बोला जाता है। ये बड़ा पौष्टिक अनाज है और हमारे जो पूर्वज हैं वो इसको काफ़ी सारा इसकी खेती करते थे, और ये भी जो है मिक्स क्रॉप के रूप में इसको मक्की के साथ बीजते थे। तो हम लोग इसको थोड़ा सा और कोशिश कर रहे हैं कि इसको थोड़ा सा साल में 2 बार भी इसकी फसल हम लोग ले रहे हैं, और इसमें जो फाइबर की मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा है। पहले लोग इसके बहुत सारा इस्तेमाल करते थे और स्वस्थ रहते थे। तो ऐसा बताया जाता है सर कि मानव शरीर के लिए जो फाइबर है, जो रेशे वाला जो अनाज है, वो काफ़ी लाभदायक है, तो उसके बारे में बताएं आप थोड़ा। तो जितने भी हमारे जो परंपरागत जो हमारे अनाज है और जो हमारा फूड कल्चर था, तो ये तो बहुत ही स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने तय किया था, और हम लोग उसी तरह से खाते थे। ज्यों ज्यों हम लोग आगे बढ़ते गए तो हम लोग जो हमारा पारंपरिक जो खाद्यान्न थे उसको हम भूलते गए, और अब हम लोग जो खाना खा रहे हैं उसमें ज़्यादा पौष्टिकता नहीं है। शायद यही कारण है कि आज हर व्यक्ति बीमार होता जा रहा है। तो ये काफ़ी लाभदायक है, बहुत ही पौष्टिक अनाज है ये जी। ठीक है जी, आपसे आगे भी बातचीत करते रहेंगे जी। सर आप बताएं कि आपने अनार का जो है वो भी जो बगीचा लगा रखा है, आम का बगीचा लगा रखा है, क्या इसमें भी कोई खाद का इस्तेमाल होता है, या ये प्रेरणा कहाँ से आई आपको? इसमें कोई भी जो रसायन है हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। ये 2005 के बाद कोई भी रसायन इस मिट्टी में नहीं पड़ा है। अच्छा जी। और ये पूरी तरह से प्राकृतिक है। आप देख रहे हैं कि इसमें जो है सारा जो गोबर है और मल्चिंग हुई है सारी इसमें। और ये जो आप अनार देख रहे हैं ये पूरी तरह से पिछले 15 सालों से इसमें कोई भी जो जहर है उसका कोई स्प्रे नहीं हुआ है, ना इसमें कोई रासायनिक खादों का इस्तेमाल हुआ है। ये पूरी तरह से प्राकृतिक है जी। और मिट्टी में जो पोषक तत्व है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आप देखेंगे कि हमारा जो आम के पेड़ हैं वो पूरी तरह से लदे हैं, और उसका साइज़ अगर आप देखें तो उसका साइज़ मैं खुद बहुत गदगद हो जाता हूँ कई बार कि हमारा जो
ये कभी सपना था कि किस तरह से प्राकृतिक खेती हो, वो अभी मुझे लग रहा है कि साकार होता हुआ नज़र आ रहा है और उसकी अच्छी पैदावार है। कौन सी क्वालिटी है जी? ये दशहरी आम है। ये काफ़ी इसका जो टेस्ट है बहुत अच्छा है और इससे को तोड़ करके जब हम रखते हैं प्राकृतिक विधि से, हम इसको पकाते हैं, इसमें बसूठी डालते हैं और उसके बाद जब ये पक जाता है तो ये महीना तक ख़राब नहीं होता, सड़ता नहीं है। ये इसमें गुणवत्ता है। जी। तो आपने आगे अनार का बगीचा भी मैं देख रहा हूँ, कुछ अनार के पौधे भी बहुत हैं। ये अनार के हैं जी? ये अनार हैं, इसमें बीच बीच में बहुत सारे अनार हैं जगह जगह, क्योंकि हम एक तरह का जो अपना खेती है वो हमें नहीं करनी चाहिए। मुझे ये प्रेरणा मिली कि जो जंगल में हमने देखा कि वहाँ पूरी तरह से विविधता है, तो वहाँ ना कोई कीट परेशान कर रहा है पेड़ पौधों को, ना वहाँ कोई सूखा पड़ता है, तो हमारे खेतों में ही क्यों ये होता है? तो उसके वही कारण है कि हम लोग ज़मीन में जो जीवाणु है उसको हमने नष्ट कर दिया, केमिकल, अत्यधिक केमिकल डाल करके। और उसके साथ साथ हमने जो आच्छादन होना चाहिए बहुत ज़रूरी है, जो आदरणीय सुभाष पालेकर जी ने उस पर बहुत सारा ज्ञान हमें दिया कि जो मल्चिंग होना है वो सबसे ज़रूरी है खेती में, क्योंकि मिट्टी को अगर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ेगी तो उसमें नमी रहेगी, उसके नीचे जो जीवाणु हैं उनकी संख्या बढ़ेगी, उसमें हमारा देसी केंचुआ आएगा। और जो देसी केंचुआ है वो देसी केंचुआ 1-1 मीटर नीचे जा कर के सुराख करता है और दूसरी तरफ से वो ऊपर आता है। तो जैसे ही बरसात आती है तो पूरा का पूरा पानी जो है वो ज़मीन में भर जाता है नीचे, और वो फ्लड के रूप में कहीं भी बाहर नहीं जाता, और गर्मी होने पे वो पूरा ऊपर को वाष्पीकरण उसका होता है, तो ज़मीन में नमी बनी रहती है। तो उसी प्रकार जंगल से हमने देखा कि वहाँ तो कोई भी पौधा सूख नहीं रहा है। कारण क्या है? वहाँ आच्छादन है। हर पेड़ पौधा जब वो सो जाते हैं, सर्दियों में डोरमेंसी में जाते हैं, तो उस वक़्त वो कुछ पत्तियां गिराते हैं, हम वो पत्तियां हटा देते हैं। जबकि मुझे ये समझ आया कि वो पेड़ पौधे अपने जीवाणुओं को बचाने के लिए वो नीचे एक बिस्तर बना लेते हैं, ताकि सर्दी में, बर्फ़ गिरने में, ठंड में जीवाणु दुखी ना हो। ठीक है जी, आगे और बातचीत करते हैं आपसे। भाई नेकरम शर्मा जी, आप बताएं कि इसमें ये जो अभी आप दिखा रहे हैं ये क्या चीज़ है? ये इसको हमारे यहाँ कोल्थ बोलते हैं, कोल्थी, इसको गहत भी बोलते हैं। तो बहुत ये पौष्टिक जो ये दाल है, ये तो ये हमने आजकल बीज दिया। अब जल्दी बीजने से ये है कि इसमें घास नहीं आती है, और इसके साथ साथ इंटरक्रॉपिंग के रूप में हमने इसमें तिल लगा दिया है साथ में। अच्छा। तो ये तिल का लाइन है बीच में, और इधर बीच में 2 लाइन कोल्थी की है, और ये बड़ी जल्दी तैयार भी हो जाएगा। और जो कोल्थी बोला जाता है, ये औषधीय भी है? ये बिल्कुल औषधि है, ऐसा कहा जाता है। डॉक्टर लोग कहते हैं कि कोल्थी का पानी पीने से जो स्टोन वाला प्रॉब्लम है, स्टोन नहीं बनेगी। स्टोन जो बहुत बड़ा आज एक बीमारी जो है ना सामने आ गई है, तो कोल्थी खाने से कभी भी स्टोन नहीं होगी, या बहुत कम होगी अगर हम इसका इस्तेमाल करें। जी, बताएं। गन्ने की पैदावार जो है वो जीवामृत के लिए भी लाभ दे सकती है? बिल्कुल, क्योंकि जो जीरो बजट में जो कई तरह के सवाल आ रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि किसान अपने खेतों में जो गुड़ का खर्चा उसको ना करना पड़े, तो अपने खेत के किनारे किनारे वो गन्ना लगा सकते हैं। मैंने बहुत जगह गन्ना लगाया हुआ है, और ये बहुत सारे जो गन्ने का जो पौधे हैं वो हम लोग, जो हमारे आचार्य देवव्रत जी थे, आदरणीय राज्यपाल जो हिमाचल प्रदेश थे, महबूब में राज्यपाल, तो उनके वहाँ से हम लोग ये लाए हुए हैं हरियाणा से, और ये बहुत अच्छा चल रहा है। सब जगह करसोग में भी तैयार हो रहा है ये गन्ना। तो जब हमारा ये गन्ना अगली साल तक तैयार हो जाएगा, तो हम इसका जूस निकाल करके, इसका जो पुरानी विधि से जो गुड़ बनती थी हमारे पहले भी यहाँ, तो वो बनाना हम शुरू करेंगे अपने खाने के लिए भी। तो गुड़ भी ऑर्गेनिक होगी। इसके साथ साथ अदरक बहुत सारा हम लोग लगाया हुआ है, और उसके साथ साथ जो हल्दी है, हल्दी अगर हम लोग आम के जो पेड़ हैं उसके साथ साथ हल्दी लगाते हैं, तो हल्दी आम की बहुत सारी बीमारियों को ख़त्म कर देती है। तो ये उसका गुण है। दिव्य हिमाचल टीवी के दर्शक देख रहे हैं कि उद्यमी किसान जो नेकराम शर्मा जी हैं, उनकी
खेती में ड्रिप इरिगेशन जो है वो प्राथमिकता रखी गई है। इसमें कम पानी की लागत से ज़्यादा लाभ मिलता है। तो आप इसके बारे में भी कुछ बताएं जी नेकराम शर्मा जी। जी, ये जो टपक सिंचाई योजना है सरकार की, ये जहाँ पर पानी की कमी रहती है तो कम पानी से भी हम लोग अच्छी जो है ना वो पैदावार इस विधि द्वारा ले सकते हैं। इसमें किसी भी पौधे को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है और हम लोग ज़्यादा पानी दे देते हैं, जिसकी वजह से भी जड़ों में बीमारियां आती है। तो इसलिए ये कम पानी से ज़्यादा लाभ मिल जाता है। दिव्य हिमाचल टीवी के दर्शक देख रहे हैं कि प्राकृतिक खेती की छाया में नाज स्थित नेकराम शर्मा जी का आम का बगीचा किस प्रकार लहलहा रहा है। अनार का बगीचा है, आम का बगीचा है, लीची है, प्राकृतिक फसलें हैं जो विलुप्त होने वाले फसलें मानी जाती हैं वो इन्होंने लगा रखी हैं। पूरी प्रदेश के लिए एक ये अनूठा संदेश भी दे रहे हैं, जीरो बजट खेती वाला, और उसे करके भी दिखा रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहें। ये बताएं आप क्या बता रहे हैं जी अभी नेकराम शर्मा जी। भाई आप देख रहे हैं कि इसमें ये देसी हमारी मक्की है जिसको साठू मक्की बोलते हैं। ये 60 दिन में तैयार होने वाली है और ये लाइन में हमने इसका सोइंग कर रखी है। और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि चीना जो विलुप्त होता हुआ अनाज है वो हमने बीच में बीजा हुआ है और ये बहुत अच्छे से इसमें ग्रो किया हुआ है। और इसके साथ साथ नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हमने इसमें मूंग लगा रखी है, जो हर लाइन में साथ में मूंग आपको दिख रही है। तो मूंग की फसल भी बीच में तैयार हो जाएगी, चीना भी तैयार हो जाएगी और ये जो साठू मक्की है ये भी बीच में तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से ये बहुत बढ़िया जो मिक्स क्रॉप है वो अच्छे चलती है। आप हमें ये बताएं कि जो आपने जो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं आपके पीछे जो है वो आम का जो है वो लदा हुआ पौधा है और इसी के साथ जो आप जिस खेत में दिखा रहे हैं ये सामा फसल है, इसके क्या लाभ हैं इसके बारे में बताएं आप। इसमें जो ये सांवा है बार्नयार्ड मिलेट इसको बोलते हैं अंग्रेज़ी भाषा में, और हमारे लोकल भाषा में इसको शौंक बोलते हैं। पहले बहुत सारा इसको बिजाई होती थी और हमारे जो पूर्वज हैं इसको खाते थे। धीरे धीरे ये भी विलुप्त होती प्रजाति हो गई है। तो हमने ये पूरे खेत में लगाया है। मैंने तो लगभग ये कोई 4 बीघा में इसकी बिजाई कर दी है और इतना ही मैंने कांगनी की बिजाई भी की। और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि जो रामदाना है जिसको रामदाना बोलते हैं, हमारे यहाँ पर बित्थू बोलते हैं, सीयूज भी बोलते हैं, तो उसके भी पौधे बीच में हैं। तो ये क्योंकि ये अलग से बढ़ेंगे, ये अलग से बढ़ेगा और ये खास करके जितने भी हमारे जो मिलेट हैं ये मिक्स क्रॉप के रूप में बहुत अच्छे होते हैं और एक खेत से आपको कई तरह का अनाज मिलेगा। 8-9 तरह के अनाज हम लोग मिक्स करके लगाते हैं। जी धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के दर्शक स्क्रीन पर देख रहे हैं ये कीट नियंत्रक है जो घरेलू स्तर पर तैयार किया गया है, इसके बारे में भी जानकारी देंगे और ये फसलों के लिए टॉनिक है, इसकी जानकारी भी आपको देंगे। बताएं सर क्या है ये जो दशपर्णी जिसको नाम दिया है आदरणीय सुभाष पालेकर जी ने, तो ये दशपर्णी में 10 तरह की वो पत्तियां जिसको कि पशु बकरी नहीं खाते, तो कोई कीट भी उसको नहीं खाता है, तो वो सब का हमने इसमें काढ़ा बनाया हुआ है। उसमें बहुत बढ़िया हमारे यहाँ एक कड़वई होती है, हमारे यहाँ पर जो अखरोट की पत्तियाँ होती है, हमारे यहाँ पर जो रीठा का पत्तियाँ होती है और रीठा का दाने भी हमने इसमें डाले हुए हैं। इसमें 2 किलो जो देसी हमारी लहसुन है वो डाली गई है। 200 लीटर का सारा ये 200 लीटर का ड्रम हमने भरा है। तो अभी तक ये आधा हो गया क्योंकि इसका हमने बहुत सारा स्प्रे, हम लोग हर 10-15 दिन में एक स्प्रे करते हैं, अनार में, आम में भी। तो उससे क्या होता है, कोई कीट मरता नहीं है, कोई कीट वहाँ आता ही नहीं है क्योंकि इसके अंदर कुछ तीखी मिर्च जो है 200 लीटर के ड्रम में तीखी मिर्च हमने 1 किलो पीस के डाली, 2 किलो इसमें लहसुन कूट करके डाली और 10 तरह की वो पत्तियां जिसको कोई पशु या बकरी नहीं खाते वो हमने कूट करके इसमें डाली। तो ये पूरा साल भर के लिए हमारे पास कीट नियंत्रक हो गया। हमने किसी कीट को मारना नहीं है, हमें ये अधिकार ही नहीं है कि हम किसी कीट को मारें, हमें अपने खेती से उसको भगाना है। तो उसके लिए ये कीट नियंत्रक है और इसका स्प्रे हम लोग करेंगे 100 लीटर में 5 लीटर डाल के स्प्रे करेंगे। और ये टॉनिक
टॉनिक क्या चीज़? और इधर आप देख रहे हैं कि ये जो इसको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बोल सकते हैं और सप्त धान्यांकुर नाम इसको दिया है आदरणीय डॉक्टर सुभाष पालेकर जी ने। तो इसमें 7 तरह का जो अनाज है उसका ये मिश्रण है, क्योंकि ये जो अनाज हैं हमारे उसमें कई तरह के तत्व हैं, पोषक तत्व है जिसकी ज़रूरत मिट्टी को और हमारे जो पेड़ पौधे हैं उनको रहती है। तो वो पोषक तत्व हम लोग कोई बाहर से ना खरीद करके हम लोग इसमें उसका जूस निकालते हैं और उसके बाद इसको स्प्रे करते हैं। तो उससे जो पेड़ पौधे हैं आप देख रहे हैं कि सारे पेड़ पौधे कितने स्वस्थ हैं, तो उनको ये टॉनिक का काम करता है। धन्यवाद। ये उसको ही पाला है, ये हमारी प्योर जो देसी है। आप देख रहे हैं इसका गल कंबल, इसका कुबड़ू और इसका देखें आप कि जब हम इसको। हमारे साथ हैं दिव्य हिमाचल टीवी पर करसोग क्षेत्र के नाज निवासी, जिन्होंने नाज में हरित क्रांति लाने के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाई ही, परंतु ग्रामीण लोगों को, किसानों को जागरूक करने के लिए भी ये कोई कमी नहीं रख रहे हैं। निःशुल्क बीज आवंटित करते हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि जहर मुक्त खेती, प्राकृतिक खेती, बिना रासायनिक खादों के वो कैसे कर पाते हैं, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली। तो आदरणीय नेकराम शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिव्य हिमाचल टीवी पर। आपका परिवार बहुत सहयोग करता है, इनके साथ जो इनकी धर्मपत्नी है उनसे भी बातचीत करेंगे। तो आप बताएं कि आप इसी गांव के निवासी हैं, उसके बारे में थोड़ी संक्षेप जानकारी दें। जी, मेरा नाम नेकराम है और मेरा इसी जो गांव है मेरा जन्म स्थान यही है और यहीं पे मैंने शिक्षा हासिल की। और खेतीबाड़ी तो हमारा मुख्य व्यवसाय रहा है बचपन से ही, और ये मैंने 1982 के आसपास जो खेतीबाड़ी है वो पूरा करना शुरू कर दिया था। और उसके बाद बीच में जो सब्जियां लगाना शुरू किया तो हम लोग बरेली से उन दिनों बाई पोस्ट जो है वो फूल गोभी का बीज मंगाते थे, क्योंकि यहाँ तो नहीं मिलता था कुछ, तो वो बीज हम लगा करके सब्जी उत्पादन करते थे और लोगों को भी बांटते थे। जैसे आपने बताया कि भी आपका जो पहला कृषि को लेकर प्रशिक्षण है वो नौणी में 1997 के आसपास हुआ है, तो उसके बारे में आपका क्या अनुभव रहा? वहाँ कौन लोग आपको मिले जिन्होंने आपको जो है कृषि के लिए बदलाव को लेकर प्रेरणा दी? नॉन यूनिवर्सिटी में हमारा एक जो हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति है उसके डॉक्टर कुलदीप सिंह तनवर जी जो हैं वो मेरे काफ़ी मित्र रहे हैं, और उनके माध्यम से हमें नॉन यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिला था। और नॉन यूनिवर्सिटी में हमें बहुत अच्छे और बहुत ही अच्छे इंसान डॉक्टर जेपी उपाध्याय जी जो दिल्ली से थे, अभी तो बहुत समय पहले शायद वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनसे बहुत सारी जानकारी हमें खेती के बारे में मिली थी कि खेती कैसे करें, उत्तम खेती कैसे हो। तो इस तरह का वहाँ से बहुत प्रेरणा मिली थी। तो उसके बाद आप 2002 में जो आपने बताया कि बेंगलोर में कृषि विश्वविद्यालय जो है धारवाड़, वहाँ पर भी आप गए, तो उसमें प्राकृतिक खेती को लेकर बदलाव कुछ आपने बताया है, क्या है वो? जी, जो ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बेंगलोर में जो धारवाड़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ काफ़ी सारा उस दौरान ये शुरुआत हो गई थी कि जो रसायन मुक्त खेती है, कुदरती खेती है, प्राकृतिक खेती है, वो कैसे की जाए, तो उस पर वहाँ काफ़ी सारे टॉपिक थे। तो मुझे वहाँ 5 दिन बहुत सारा सीखने का मौका मिला, और जिसमें हम लोग काफ़ी आश्वस्त हो गए कि भाई हम ये जो प्राकृतिक खेती है हम इसमें लग चुके थे, परंतु थोड़ा सा पूरा विश्वास नहीं था। तो वैसे धीरे धीरे वहाँ से प्रेरणा मिली और आगे बढ़ते गए। मिट्टी में आपने बताया कि कार्बन की जो मात्रा है वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, वो कैसे उपज सकती है वो बताएं आप। देखो, मिट्टी जो है हमारी अगर वो ढकी हुई हो, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है मल्चिंग होना। तो अगर मल्चिंग हमारा मिट्टी में हुई तो उसमें जो कार्बन की मात्रा है वो अच्छी रहेगी, उसमें ह्यूमस रहेगा, उसमें जीवाणु की संख्या बढ़ेगी, और जब ये सब हो जाएगा तो जो हमारा खेती है वो बहुत उत्तम हो जाएगी। वही प्राकृतिक खेती है। जो केमिकल फार्मिंग है
उसमें जो पैदावार है वो वो उसके बारे में आप बताएंगे। जो केमिकल फार्मिंग है, मैंने बहुत केमिकल फार्मिंग की है, शुरू में मैंने वही की, तो मुझे लगा कि कुछ समय के बाद जो पैदावार है वो घटती जा रही थी और जो रसायन की मात्रा है वो हमें बढ़ानी पड़ रही थी। तो ऐसे चलते चलते मुझे एहसास हुआ कि हम कहीं गलत दिशा की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बनावटी ऊर्जा जो है वो स्थायी समाधान नहीं है। वो स्थायी समाधान बिल्कुल नहीं है। हम अपने खेती में जो कुदरत के दिए हुए जो जीवाणु हैं उनको नष्ट करते जा रहे थे, तमाम कीट को हम लोग मार रहे थे, सारे मित्र कीट नष्ट होते जा रहे थे और बहुत सारा नुकसान हो रहा था। और अभी जब से हम लोगों ने नेचुरल फार्मिंग करना शुरू किया तो सारे मित्र कीट उसमें हैं, कोई दुश्मन कीट आता नहीं है। हम लोग नेचुरल तरीके से उसमें सारा जो कीट नियंत्रक है उसका इस्तेमाल करते हैं और अपनी खेती बाड़ी बहुत अच्छी चल रही है। वर्मी कंपोस्ट के बारे में बताएं आप। बर्मिंग कंपोस्ट मैंने ये काफ़ी पहले शुरू किया था और बर्मिंग कंपोस्ट जब हम लोग रासायनिक खेती से थोड़ा हटना शुरू किया तो मुझे आइडिया मिला था बर्मिंग कंपोस्ट का, और ये आइडिया नौनी यूनिवर्सिटी से ही मिला था। तो हमने बर्मिंग कंपोस्ट बनाना शुरू किया काफ़ी सारा और खेतों में वो डाला। पहली बार केंचुए जो हैं वो कुल्लू से लाए थे आप? पहली बार जो केंचुए जो मैं लाया वो कुल्लू में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, वहाँ कोई कंपनी आई थी, वो बांट रहे थे। तो मुझे लगा कि चलो थोड़ा सा मैं भी ले लूँ, तो थोड़ा सा हम लोग लाए थे। परंतु उसके बाद मेरे बड़े अच्छे एक मित्र थे, RK शर्मा जी थे, वो करसोग में DFO रहे हैं, तो उनकी तरफ से ये सब मुझे और भी कुछ अर्थबरम मिले थे, तो हम लोग ये सब करना शुरू किया। नेकराम शर्मा जी, आपको पूरे क्षेत्र में और हिमाचल प्रदेश के कई जगह जो है आपको पर्यावरण प्रेमी या जंगल बचाने के लिए जो है प्रमुख भूमिका आपने निभाई है। करसोग में साझा वन योजना जो सफल चली उसमें भी आप जो हैं वो मुख्य तौर पर शामिल रहे। तो आप ये बताएं कि जो गोबर की खाद है उसको लेकर बीमारियां जो कम हुई उसका अनुभव बताएं, क्या है जब शुरुआत की आपने 2005 से लेकर 2010 तक? देखिए, ये जो कुदरत का एक बनाया हुआ जो एक सिस्टम है वो बहुत उत्तम है, वो हम समझ नहीं पाए थे। देखो, हम लोग गाय पालते हैं, बैल पालते हैं। गाय घास खाती है जो हमारे खेतों में उगता है, बदले में गाय दूध देती है जिसको हम लोग पीते हैं। जो गोबर देती है वो खेत के लिए उर्वरक के रूप में इस्तेमाल होता है। गाय बछड़ा देती है, वो बैल जो है ना बड़ा होकर के जोतने के काम आता है। तो ये जो निरंतर जो प्रक्रिया चलती है कि हम जो जितना सारा जो ये गोबर गोंतर उसको जितना मिट्टी में डालोगे तो मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, वो घटती नहीं है, और जो कीट है वो वहाँ से निकलते जाते हैं। आप हमें ये बताएं कि 2014 में जो है वो सुभाष पालेकर जो हैं वो पालमपुर में आए थे और उनको जो है मिलने का आपको भी जो अवसर मिला है जी, तो उनसे भी कुछ बदलाव आपको मिले हैं। और आजकल हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सुभाष पालेकर खेती जो है वो भी प्रमुखता से किसानों को जागरूक किया जा रहा है, तो उसके बारे में आप जानकारी दें। देखिए, जो आदरणीय डॉक्टर सुभाष पालेकर जी हैं वो तो मुझे ये लगता है कि हमारे हिमाचल प्रदेश में एक तो जो हमारे महामुहिम राज्यपाल यहाँ आए थे आचार्य देवव्रत जी, तो मैं तो ये कहूँ कि वो तो एक भगवान के रूप में यहाँ आए थे और उनके साथ आए थे डॉक्टर सुभाष पालेकर जी। तो यहाँ से बहुत बड़ी शुरुआत हुई है एक प्राकृतिक खेती की, जहर मुक्त खेती की। मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि जो शून्य लागत भी कहा गया है वो शून्य लागत है, हम अभी नहीं समझ पा रहे हैं। वो तमाम चीज़ हमारे खेतों में तैयार होती है, हमारे गौशाला में तैयार होती है, हमें बाहर कहीं पैसा देना नहीं है। तो इसलिए मेरे हिसाब से ये शून्य लागत बोलने में भी कोई मुझे खेती है, ये बहुत अच्छा है, इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर मैं भी जगह जगह घूमता रहता हूँ, बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। अब सिर्फ इसमें सवाल यही है कि उसमें विभाग और सरकार का निरंतर अगर सहयोग मिले, उसका लगातार प्रचार प्रसार हो, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द हिमाचल जो है पूरी तरह से जहर मुक्त हो जाएगा। आपने करसोग में विलुप्त होने वाली खेती जो है उसके बीज भी जो तलाश किए
और अब किसानों को गांव-गांव में आप बांटते भी हैं, उसके बारे में आप जानकारी दें। कौन से वो विलुप्त होने वाले बीज हैं जो खेती आप कर रहे हैं? ये बहुत सारे जो बीज हैं, अद्भुत अनाज जिसको हमने नाम दिया है, अंग्रेज़ी में मिलेट उसको बोलते हैं, जो हमारे ऋषि मुनियों ने जंगल से खोज खोज करके वो अनाज खेती करने के लिए किसान को दिए कि बेटा ये खेती करो और ये अनाज खाओ। और वो अनाज खाने से कभी मनुष्य बीमार पहले भी नहीं होता था, आज भी नहीं होगा। और उसमें जो प्रमुख हैं वो कोदरा है, कावनी, सौंक, चीना, भरेसा, रामदाना जिसको हम बित्थू भी बोलते हैं, और इस तरह का देसी मक्की, हमारा गेहूँ, तो ज्वार बाजरा ये सब हम लोग उगा रहे हैं यहाँ पर। और बहुत सारा बीज जो है मैंने स्वयं पहले अपने खेतों में उगाया, उसके बाद थोड़ा थोड़ा सीड किसानों को दिया, और किसानों को एक मुट्ठी दिया तो 2 मुट्ठी वापस लिया, और वही फिर और किसानों को बांटते गए। और उसमें इस बार तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने, जो ये कांगनी है बहुत लोगों ने लगा दी, जो कोदरा है वो बहुत सारे लोगों ने लगा दिया। लोग इसके महत्व को समझने लग गए। जो है वो शुगर को भगाने, शुगर बिल्कुल फ्री है। उसका रोटी लगातार खाने से कोदरे में जो कैल्शियम की मात्रा है वो 344 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम है। अगर आप एक चपाती खा लेते हैं समझ लो आपके शरीर को पूरा कैल्शियम मिल गया। कैल्शियम के होने से बाकी के तत्व भी शरीर में अच्छा काम करते हैं। और कावनी है वो विषैले पदार्थ को शरीर से बाहर निकालती है। और जो सांवा है, सौंक, उसका जो भात है वो बहुत अच्छा है। अब सवाल ये था कि उसको बिजाई करने के लिए लोग इसलिए कतराते थे, एक तो चिड़िया उस पर नुकसान करती है, दूसरा उसका जो डी हस्किंग है, उसका जो ओखली में कूटने का आज वो संभव नहीं है। तो हमने वो मशीन भी खोज निकाली। ये गुजरात में एक मैन्युफैक्चरिंग होती थी तो वहाँ से लाई, और मुझे बहुत गर्व हो रहा है अब ये बोलने के लिए कि हमारा हिमाचल सरकार ने ये बजट में डाल दी है जो इसकी डी हस्किंग की जो मशीन है मिलेट की। और उसमें जो डॉक्टर राजेश्वर चंदेल जी हैं, राकेश कंवर जी हैं, उन्होंने बहुत मदद किया। और शायद बहुत जल्द हर गांव के अंदर ये मशीन पहुंच जाएगी किसी परियोजना के अंतर्गत, तो किसान चाव से ये सारी चीज़ लगाएंगे। जो रासायनिक खादें हैं हमारी फसलों में वो कैंसर का एक मुख्य कारण कही जाती हैं। देखो ऐसा लग रहा है कि 2 साल पहले मेरे एक बड़े अच्छे मित्र हैं शिमला जो कैंसर हॉस्पिटल है IGMC में, तो वो डॉक्टर झोटा जी हैं, तो काफ़ी उनसे बात होती रहती है। तो वो कैंसर हॉस्पिटल में ही वहाँ पर वो डॉक्टर हैं, तो उनका भी ये मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में कैंसर के रोगियों की संख्या हिमाचल में भी लगातार बढ़ती जा रही है। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये अत्यधिक जो रसायन है उसके जो प्रयोग है वही एक कारण है। क्योंकि पहले तो कभी कैंसर नहीं था, पहले कभी डायबिटीज़ नहीं था, लोग मौसम के हिसाब से अनाज खाते थे अलग अलग। अब तो पूरा साल भर लोग दाल भात ही खा रहे हैं या चपाती खा रहे हैं, इसके अलावा तीसरा कोई भी अनाज नहीं है। आप हमें ये भी बताएं कि कभी आप कृषि विभाग के पास जो है जानकारी लेने भी जाते थे, उनका भी सहयोग रहता था, परंतु अब जो है कृषि विभाग के बहुत सारे अधिकारी जो हैं वो आपको प्रदेश स्तर की जो गोष्ठी होती है, जो सेमिनार होते हैं, उसमें जो है अपना अनुभव बांटने के लिए बुलाते हैं, तो उसके बारे में आप बताएं। आप जो हमारा जो कृषि विभाग है उसमें जो तो ये बड़े अधिकारी हैं, उनके साथ काफ़ी मेरी चर्चा शुरू में होती थी, खास करके मिलेट को लेकर के, जहर मुक्त खेती को लेकर के। तो कुछ भाई लोग जो हैं वो सहमत रहते थे, कुछ लोगों के साथ बहस भी होती थी कि ये सब संभव नहीं है। तो मैं इसलिए कहता था बार बार कि मेरे खेत में आओ, मेरा अनार है, आम है, हम लोग जहर नहीं डालते, तो देखो कितना अच्छा खेती बाड़ी हो रही है। तो बहुत सारे जो डॉक्टर लोग हैं वो आते थे, देखते थे और बहुत खुश होते थे और उसका प्रचार भी करते थे साथ में। और कृषि विज्ञान केंद्र जो सुंदरनगर है वो लोग भी इस दिशा में कुछ सहयोग करना उन्होंने भी शुरू किया। तो ऐसे धीरे धीरे ये आगे गाड़ी बढ़ती जा रही है। आप तो ये जो है जहर मुक्त खेती, प्राकृतिक खेती कर ही रहे हैं, परिवार के सभी लोग जो हैं आपको सहयोग कर रहे हैं, क्या वो भी इसमें दिलचस्पी दिखाते हैं? हाँ बिल्कुल, पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत खुश हैं। हमारे जो खेत है उसमें विभिन्न तरह के जो सब्जियां हैं वो तैयार हो रही है, अलग अलग तरह के अनाज तैयार हो रहे हैं, मौसम के हिसाब से उनको खाने का जो तरीका था हमारे पूर्वजों ने बताया था उसी हिसाब से हम लोग खा रहे हैं। और मुझे लगता है कि यही कारण है कि हम लोग स्वस्थ भी हैं। दिव्य हिमाचल की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने जो है हमें बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ किसानों के लिए प्रदान की हैं।
तो अभी हम जो हैं आपके जो धर्मपत्नी हैं इनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ हैं आदरणीय नेकराम शर्मा जी, जो किसान हैं, उद्यमी किसान हैं, हजारों किसानों की प्रेरणा है, उनकी धर्मपत्नी हैं। आप अपना नाम बताएं जी। मेरा नाम रामकली शर्मा है। तो आप इनको जो है सहयोग करती हैं खेतीबाड़ी में? हाँ जी, तो कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा। खेत में भी जैसे 3-4 साल पहले थी मिट्टी हमारी, वो बिल्कुल सूखी थी। हाँ जी। जब से हमने ये इन्होंने ये काम किया, ये खेतीबाड़ी का, हाँ जी, तो अब तो ऐसे कि किलनी लेने की ज़रूरत भी नहीं है, हाथ से भी हम इसको खोदते हैं। खोद सकते हैं। इतनी नरम हो गई है इससे चलो, मिट्टी। बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। और अभी हमने जो है आपको नाज क्षेत्र निवासी नेकराम शर्मा जी से बात कराई है। उनकी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी हैं। आप दिव्य हिमाचल टीवी के इस महत्वपूर्ण जानकारी वाले समाचार को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। धन्यवाद आप सभी का। मैं ठाकुरदास, प्रधान ग्राम पंचायत थली, आप लोगों से अपील करता हूं कि आप इस कोरोना महामारी से जागरूक रहे व जो लोग बीमार है वो भी जल्दी स्वस्थ हो, ऐसी शुभकामनाएं करता हूं तथा हिमाचल प्रदेश सरकार व माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। धन्यवाद। करसोग वैली हाई स्कूल करसोग, एडमिशन ओपन। नर्सरी से 10वीं कक्षा तक इंग्लिश मीडियम स्कूल, कुशल और प्रशिक्षित अध्यापक, ऑनलाइन क्लासेस को बेहतर बनाने का हर संभव प्रयास, ऑनलाइन योगा, ऑनलाइन कंपटीशंस, साइंस एक्टिविटीज, होम बेस्ड प्रोजेक्ट्स, हफ्ते के 7 दिन अध्यापक उपलब्ध और नए प्रयोगों के माध्यम से शिक्षा को और रोचक और आसान बनाना। हमारा प्रयास कि बच्चे क्लास एनवायरनमेंट को मिस ना करें।